ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है? तो मान लेते हैं लिक्विड ए आपके पास है जिसमें ए का पार्टिकल आपस में कनेक्टेड है, एक लिक्विड बी है जिसमें बी का पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो आपका जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी का इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि आपका जो नया इंट्रैक्शन ए बी का है, तो ए बी का जो इंट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो ए और एंड बी और बी इंट्रैक्शन फोर्स दोनों से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यानी आपका जो नया सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स अगर क्रिएट होगा तो यहाँ से इसको वेपर में भेजना बहुत मुश्किल होगा, यानी इसका वेपर में जो जाने का टेंडेंसी कम होगा। तो इसका मतलब जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और चूँकि इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो यहाँ पे इनका इंट्रैक्शन फोर्स, जिसको मैं आई एफ बोल रहा हूँ, आई एफ मतलब इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, तो इनको दूर भेजना डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वेपर में जाने की टेंडेंसी डिक्रीज किया, तो वेपर में अगर पार्टिकल नहीं जा रहा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इंट्रैक्शन फोर्स चूँकि बढ़ चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपके लिए करेक्ट होगा। तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपके सामने ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको बताया गया है कि 273 केल्विन पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। इसका वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है और बोला गया है कि सेम सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 283 केल्विन पे कितना होगा आपको बताना है। तो ध्यान देना, आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये होता है पी इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर पी है वो प्रोपोर्शन टू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो आपका जो प्रेशर P1 होगा बाई P2 का जो रेशियो होगा वो आपके T1 बाई T2 से क्या होगा? मैच करेगा। तो आपको P2 निकालना है, ठीक है। यानी प्रेशर एट 283 केल्विन को मैं P2 बोल रहा हूँ, उसको आपको निकालना। तो P2 इक्वल टू क्या होगा? तो P2 इक्वल टू हो जाएगा, चलो T2 बाई T1 इंटू P1। तो वैल्यू जहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो P2 इक्वल टू क्या हो चुका होगा बच्चों लोग? T2 होगा 283, T1 होगा 273, एंड आपका जो P1 का वैल्यू दिया हुआ 7 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ध्यान देंगे आप लोग, इस रेशियो को जब कैलकुलेट करोगे तो रेशियो जो है आ जाएगा 72.56 इंटू 10⁴ पास्कल होगा। और पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको जो आंसर रिपोर्ट करना है उसमें 10⁴ का टर्म बाहर रखना है। तो अंदर जो होगा, अंदर का टर्म होगा 72.56 होगा। अब इसको नीरेस्ट इंटीजर में इसका वैल्यू को आप क्या बोल सकते हो? तो बोल सकते हो इसको 73 बोल सकते हो। तो इसका आंसर जो नीरेस्ट इंटीजर में होगा ये होगा 73। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है H2SO4 का, जिसका आपको परसेंटेज दिया हुआ 31.4% बाई मास है। उसका डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। आपसे पूछा गया है कि मोरिटी ऑफ H2SO4 निकालना है। तो ध्यान देना, आप एज्यूम कर रहे हो इस सॉल्यूशन का 1 लीटर मान लो, यानी इस सॉल्यूशन का हम 1000 ml मान रहे हैं। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो इसको हम अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इस वॉल्यूम को, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यानी ये हो जाएगा 1250 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन का 31.4% H2SO4 है, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा? तो 1250 इंटू 31.4 बाई 100 इतना ग्राम होगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 98 से, यानी H2SO4 के मोलर मास से, तो मोल ऑफ H2SO4 मिल जाएगा मेरे को। तो मोल H2SO4 कैसे मिलेगा? तो 1250 इंटू 31.4 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 98, यानी मोलर मास से डिवाइड कर दी इस वेट को, तो ये मोल आ जाता है 4। तो आपका H2SO4 का मोल 4 है और वॉल्यूम क्या माना गया? वॉल्यूम शुरू में 1 लीटर माना गया है, यानी आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल H2SO4 निकल के आ गया। इसका मतलब मोरिटी कितना होगा? तो 4/1, यानी आंसर किसका 4 होगा। तो बच्चों लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4।
तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह के अप्रोच से बनाने से क्या होगा, आप कभी गलती नहीं करोगे, और प्लस अगर फॉर्मूला जो है अगर आपको याद नहीं रहे कभी भी, तो ये फंडामेंटल अप्रोच है। इस अप्रोच से अभी अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने निकालना है मोलरिटी किसका, 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का। तो ध्यान ना, आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर मान लो। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम को अगर 1 लीटर मानोगे तो इसका मतलब इस चूँकि मोलरिटी कितना दिया 0.8 दिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन में आपका जो मोल ऑफ H2SO4 निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.8 मोल मिल गया। अब क्या है, इस 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा 1000 ml। अब इसको क्या करोगे, आप सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा आप चलो 1000 इंटू 1.06 यानी वैल्यू आ जाएगा 1060। ठीक, अब क्या करो, मेरे को मोलरिटी के लिए चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले आपको वेट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो चूँकि मोल पता है, मोल कितना पता है 0.8 इंटू मोलर मास कितना होता है 98 H2SO4 का। तो इसका वेट आ जाएगा 78.4। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो क्या करोगे, 1060 से आप माइनस कर दोगे 78.4 को, तो आपका जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आ जाएगा 981.6। ठीक है, तो इतना ग्राम। अब जब आपको मोल्टी निकालना होता है तो मोल्टी में क्या होता है, मोल्टी में आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकला हुआ अपने पास 0.8 और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना हो जाएगा, तो आपका 981.6 ग्राम है, तो केजी में क्या हो जाएगा 0.9816 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो केजी पुट करोगे तो इसका जब रेशियो निकालोगे तो वैल्यू जो निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.81499 ऐसा वैल्यू आने वाला है। अब ध्यान देना, आपके वैल्यू को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ तो इसको 10⁻³ में करेंगे तो आप डेसिमल यहाँ खींचो, तो इस वैल्यू को लिख सकते हो 814.99 इंटू 10⁻³ हो सकता है। अब ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या बोल सकते हो, तो इसको बोल सकते हो नियरेस्ट इंटीजर में 815 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा 815। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए बच्चों लोग, ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल तरीके से बनाया है, इसमें कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं किए हैं। आपको मोलरिटी एंड मोलरिटी का अगर आपको बेसिक्स पता है तो भी क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग फार्मूला भी देते हैं, बट क्या होता है फार्मूला होता है तो कभी कभी फार्मूला आपको अगर याद नहीं हो तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले का अप्रोच अगर हमको सॉल्व करना होगा तो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो इसमें क्या करना आपको, मोलरिटी निकालने के लिए होता है क्या है कि जो मोलरिटी है उसके वैल्यू को 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस जो होगा मोलरिटी कैपिटल M इंटू मोलर मास। ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, आप वैल्यूज को पुट करते जाओ। ठीक है, तो मोलरिटी कितना दिया हुआ था आपके पास 0.8 इंटू 98। तो अल्टीमेटली वैल्यू जब सॉल्व करते आ जाएगा 0.81499, तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास 815 इंटू 10⁻³ की टर्म में आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर था पहले उसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो फार्मूला यूज करके भी आप निकाल सकते हो, बट क्या होगा फार्मूला से बेटर है कि आप लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या बोला हुआ है कि जब भी आप बेंजीन में नेफ्थलीन को ऐड करते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, नेफ्थलीन जो होता है उसमें आपका सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और जब भी हम सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी आंसर क्या होगा 3 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानेंगे इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा या फिर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए
या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जो होना चाहिए उतना ही कम होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, जो डेल्टा TF होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, और जितना डिप्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही उसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमको बस देखना है कि किसमें आपका पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है और ग्लूकोज है। तो ध्यान देना, इन तीनों में से आपका सारे का वेट कॉमन है, सबको 180 ग्राम लिया है। तो ध्यान देंगे, आपको देखना है जिसका मोलर मास लोएस्ट होगा। तो एसिटिक एसिड जो होता है CH3COH, बेंजोइक एसिड होता है आपके पास बेंजीन के ऊपर COH, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। तो सबसे जिसका लोएस्ट मोलर मास होगा उसका मोल यानी उसका मोल ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा का वेट कॉमन है। तो वेट आपके लिए सबका कांस्टेंट है, तो इसका मोल जो होगा ये मोल होगा हाईएस्ट, तो इसका मोलर मास क्या होगा, लोएस्ट है इन तीनों में। तो यानी अगर बोला जाए तो गिवन सिस्टम में से सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसमें मिलने वाला है, एसिटिक एसिड में। अब ध्यान देना, तो एसिटिक एसिड आपके पास 2 जगह दिया हुआ है, 1 में एंड 2 में। तो 1 एंड 2 में एसिटिक एसिड जो होता है पानी में जब डालोगे तो आयनाइज करता है, यानी अपने आयंस में ब्रेक करेगा। तो अगर ये फर्दर अपने आयन में ब्रेक करता है तो इससे क्या होगा, आपका जो फर्दर पार्टिकल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो अगर ये फर्दर अगर आयनाइज करता है तो इसके पार्टिकल का नंबर फर्दर ये क्या करेगा, अब चलो इंक्रीज करेगा, यानी फर्दर पार्टिकल का नंबर अगर बढ़ेगा इसका मतलब 1 एंड 2 में आपका सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में होगा, 2 में। तो 2 वाले ऑप्शन में आपका पार्टिकल का नंबर हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट का होने का रीज़न क्या हो गया, क्योंकि मोल ऑफ एसिटिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा है, प्लस 1 एंड 2 में चूँकि मोल ऑफ एसिटिक एसिड सेम है, तो जो 2 ऑप्शन है उसमें चूँकि वाटर है और वाटर में आपका एसिटिक एसिड आयनाइज करेगा, और आयनाइज करेगा तो आयन के नंबर को फर्दर क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फर्दर आपके सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा। इसलिए इस केस में पार्टिकल का नंबर हाईएस्ट होगा और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होने वाला, हाईएस्ट होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका लोएस्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके सामने 3 कंपोनेंट ABC है और तीनों का मोल दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो C का मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो C का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C सब डिवाइड कर दोगे, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या होगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये था इसका सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो एसीटोन एंड CH2 का जो मिक्सचर है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये आपको एग्जांपल याद होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जब मिक्स करेंगे तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी इनका जो डेविएशन होता है ये पॉजिटिव शो करता है। तो ये था बच्चों इस इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके सामने NaCl का 3 अलग अलग सॉल्यूशन है और उसमें उनका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा बोला गया है तीनों सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर को कंपेयर करने के लिए। तो ध्यान देना, ऐसा आपको लग सकता है कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हर केस में वेंट ऑफ फैक्टर सेम होगा, जो कि आप 2 बोल सकते हो। ठीक है, तो आप 2 बोल सकते हो, बट यहीं पे क्या होगा, आप गलत कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल परफेक्टली कभी भी फुल्ली आयनिक नहीं होता है, यानी इसको फुल्ली ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो 100% जो आयनाइजेशन होता है एक केस आइडियल केस होता है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो जो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है किसी भी सॉल्ट का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आयनाइजेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है और डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन होता है। तो जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसमें उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, यानी आयन का फॉर्मेशन उतना ही आसान होगा, उतना ही उसका अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन, 0.001 मोलर सॉल्यूशन है। तो इन तीनों सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है 0.001 यानी C। तो जिसमें सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा उसमें जो आपका आयन का फॉर्मेशन ईजी होगा, तो उसमें पार्टिकल इजीली ब्रेक करेंगे और वहाँ का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट जो वेंट ऑफ फैक्टर होने वाला है वो C का होगा, देन B का होगा, देन आपका A का होगा, यानी ऑप्शन 2 इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्या है इस क्वेश्चन में आप लोग गलती क्या कर सकते हो कि अगर आप लोग
हल्का भी अगर फोकस नहीं करोगे तो डायरेक्टली आप ऑप्शन सी 3 को टिक मार सकते थे, जहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर सबका इक्वल है। क्योंकि बहुत सारे जगह हम लोग देखते हैं कि NaCl को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम करते हैं और उसका वेंट ऑफ फैक्टर डाइल्यूशन से इंडिपेंडेंट बताते हैं, बट एक्चुअल में जो किसी भी सॉल्ट जो भी हम बात करते हैं वो आइडियल केस में ही फुली ब्रेक करता है। इन रियलिटी हर सॉल्ट का जो आयनाइजेशन है कभी भी 100% नहीं होता है। तो जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे आपके सॉल्ट का जो आयनाइजेशन है क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला गया है कि आपको मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को निकालना है जो एज ए एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है, जिसको हमको ऐड करना है 18.6 kg ऑफ वाटर में टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे था उसको आपको लेके जाना है -24 पे। तो डिफरेंस इन डेल्टा TF का जो वैल्यू होगा इस केस में होगा 24। अब आप सिंपली आप डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, KF इंटू M होता है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो डेल्टा TF का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ 24 मिल गया मेरे को। KF जो है वाटर का दिया हुआ है 1.86 पुट कर दो। अब हमको निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का मास। तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मोल्टी पता करते हैं। तो अगर आपका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स अगर n मान लेते हैं तो चूंकि सॉल्वेंट वाटर का वेट दिया हुआ है 18.6 kg, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा मोल्टी मेरा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मोल मिल जाएगा। तो मोल जो निकलेगा बच्चों तो यहाँ पे इजीली कटेगा 10 टाइम्स में, तो आपको मोल हो जाएगा n/10 इक्वल टू हो जाएगा 24, यानी n हो जाएगा आपके पास 240। तो मोल मिल गया मेरे को इथिलीन ग्लाइकोल का 240। हमको वेट निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो वेट कैसे निकलेगा, तो 240 को मल्टीप्लाई करोगे आप इथिलीन ग्लाइकोल के मोलर मास से जो कि दिया है क्वेश्चन में 62। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगा 1488 ग्राम। ठीक है, इसको आप केजी में कन्वर्ट करो तो आ जाएगा 14.88 kg। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू होगा ये होगा नियर अबाउट 15 kg के अराउंड। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 15। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का अप्रोच और इसका आंसर। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।